चलिए अभी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं, है ना। तो इसमें ये पहली रिएक्शन जो देखी थी हमने, है ना, ये रिएक्शन कौन सी वाली थी, तो हमने बोला दैट इज बेकमन्स रीअरेंजमेंट है ये, है ना। तो इसमें बेकमन्स रीअरेंजमेंट में, है ना, मैंने आपको क्या बताया था, बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट लिखने का तरीका सिखाया था, है ना। ये कीटो ऑक्साइड में समझ में आ रहा है, क्या लिख लो, C डबल बॉन्ड O NH, कार्बन की एक वैलेंसी खाली और एक नाइट्रोजन की खाली है ना। तो कौन सी चीज है, नाइट्रोजन पर कौन जाता है, तो बोलेंगे इट इज OH के एंटी पोजीशन पर जो ग्रुप होता है, तो OH के एंटी पर क्या था, इट वाज मिथाइल, तो ये माइग्रेट करके नाइट्रोजन पर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, बिना मैकेनिज्म के, फिर से वही C डबल बॉन्ड O NH लिख लो, OH के एंटी पर मिथाइल था, फिर से इसको माइग्रेट करवा दिया, पीएच कहाँ ही रह जाएगा, दैट इज एट कार्बन ओनली, ठीक है। तो ये दोनों बेकमन्स रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे जो बिना मैकेनिज्म के हम डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है हमको, तो बोले कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H6O, दैट इज कंपाउंड ए का, है ना। इसके बारे में बोला जा रहा है कि FeCl3 के साथ पिंक या वॉयलेट कलर दिखाता है ना। ये FeCl3 के साथ पिंक या वॉयलेट कलर दिखाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज फिनॉल। समझ आ गई बात, फिनॉल की फिनॉल का आइडेंटिफिकेशन होता है, पढ़ा था अपन ने एरोमेटिक में, तो इसका मतलब कंपाउंड ए इज फिनॉल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से समझ आ गया, ठीक है। इस फिनॉल का हाइड्रोजन निकल विद हीटिंग, तो ये रिएक्शन भी पढ़ा था हमने कि हाइड्रोजन निकल के साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स रिड्यूस नहीं होते, लेकिन हीट कर दें तो होना पड़ता है, तो बेंजीन खत्म होकर ये क्या बन जाएगा, बी इज साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो ए फिनॉल था, हाइड्रोजन निकल हीटिंग से ये रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अभी जो साइक्लोहेक्सेनॉल है इसका PCC से ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है। तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करवाता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करवा देता है किसमें, दैट इज इनटू कीटोन, ठीक है ना। तो PCC से 2 डिग्री अल्कोहल किसमें, कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया, तो C जो था ये क्या बन गया अपना, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन बन गया, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर NH2OH के साथ रिएक्शन करवाई, एसिड डालने तब भी ठीक है, नहीं डालने तब भी ठीक है, क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन होकर क्या बनता है, दैट इज ऑक्साइन, है ना। यहाँ पर एक ही ऑक्साइन बनेगा क्योंकि कीटोन के साथ इट वाज सिमेट्रिकल, ठीक है। तो कीटोन के सिमेट्रिकल होने की वजह से एक ही ऑक्साइन यहाँ बना, समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइन है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला हमने, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे इस पर हो जाएगा बेकमन्स रीअरेंजमेंट, है ना। बेकमन्स रीअरेंजमेंट में ऑक्साइन से क्या बनता है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। आप चाहो तो पूरा मैकेनिज्म लिखो या बिना मैकेनिज्म का तरीका यहाँ भी वैलिड है ना। ऑक्साइन किस में जाता है, दैट इज इनटू सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कैसे लिख लो आप, नहीं तो मैंने अभी लिखा हुआ है डायरेक्टली, ऐसा लिख ले, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज C डबल बॉन्ड और NH, ठीक है। इसमें ऑक्साइन में दोनों ग्रुप्स के हैं, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, ठीक है। तो एक CH2 कहाँ पर आ जाएगा, कार्बन पर, और एक CH2 कहाँ आगे लाटे जाए, नाइट्रोजन, है ना। एक CH2 कार्बन पर और एक CH2 नाइट्रोजन पर, इन दोनों CH2 के बीच में कितने CH2 है, 1 2 और 3, बस खत्म क्वेश्चन। आया समझ में कि नहीं। तो बिना मैकेनिज्म की इवन आप ये भी लिख सकते हो, जो भी रिजल्ट आएगा वो विदाउट फेल सही ही रहेगा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिखा, C डबल बॉन्ड O N, कार्बन पर दो ग्रुप्स जो हैं वो ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, तो एक CH2 तो कार्बन पर ही छूटेगा और एक CH2 नाइट्रोजन पर जाएगा, तो लिख लिया। अब इस CH2 और इस CH2 के बीच में कितने, एक CH2, ये दूसरा CH2 और ये तीसरा CH2, और ये जुड़ गया इससे अपने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग बन गई, है ना। ये जो 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड बना है इसको क्या कहा जाता है, कैप्रोलैक्टम कहा जाता है,
ये जो 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड है, दिस इज व्हाट इट इज, कैप्रोलैक्टम, है ना। अमाइड है मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, तो हम बोलेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, हम बोलेंगे वाटर जो लिया है हमने, ये इसको यहाँ हाइड्रोलाइज करेगा न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन से, वाटर का OH C पर छूटेगा और वाटर का H N पर आ जाएगा। तो एक कॉर्नर में NH2 और एक कॉर्नर में COOH, ये बन जाएंगे। फिर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, एक का NH2 दूसरे के COH के साथ क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे करके एक लंबी चेन बन जाएगी। और वो जो लंबी चेन होती है वो किसकी होती है, हम बोलेंगे इट इज ऑफ द पॉलीमर नाइलॉन 6। तो जो कैप्रोलैक्टम होता है ये नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। आए ना समझ में, कैप्रोलैक्टम जो रहेगा ये नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। आया क्या समझ में अच्छे से। तो क्या बोले हमने यहाँ पे कैप्रोलैक्टम बना था, दैट इज बाय बेकमन्स रीअरेंजमेंट। और इसके बाद क्या हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस किया हमने, तो हम बोलेंगे इसके हाइड्रोलिसिस पर कौन सी चीज हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन से इसकी रिंग ओपन हुई, और इसके बाद फिर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ना ये ओपन वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें एक का NH2 दूसरे के COH के साथ, दूसरे का NH2 और COH के साथ, ऐसे करते करते एक लंबी चेन बन जाएगी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन से। तो ये जो पॉलीमर बनता है वो क्या कहलाता है, नाइलॉन 6 कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर क्लियर हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज इवन अ बेटर वन। इसमें क्या किया है, C8H8O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड पर आयोडीन और NaOH की रिएक्शन कर रही है। ठीक है, आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करने पर येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ये कंपाउंड, अभी तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है बट आपको सोचना है कैसे, वो सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट हैज टू बी मिथाइल कीटोन, या फिर ऐसा कंपाउंड जो मिथाइल कीटोन में बदल सके। तो हम बोलेंगे बी जो है वो तो फिक्सेस CH3। अब ये बाकी सब अपने को आइडेंटिफाई करना है ना। अब क्या है, ये अल्कोहल या कीटोन है किससे पता चलेगा, तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन किससे करवाई, इट इज विद NH2OH। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ऑक्साइन बन रहा होगा फॉर श्योर। तो इसका मतलब इसको हम कीटोन मान लेंगे। ठीक है, तो दिस हैज टू बी अ मिथाइल कीटोन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइन बनाने वाले थे। ठीक है, अब टोटल कार्बन जो है वो कितने थे, 8। एक ग्रुप मिथाइल हो गया, एक कार्बन मिथाइल में चला गया, एक कार्बन C डबल बॉन्ड O में आ गया। अब 6 कार्बन बचे, तो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने बचे, तो 5। तो हम बोलेंगे C6H5, तो दिस इज नथिंग बट फिनाइल। आई ना बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथाइल कीटोन या एसिटोफिनोन हो जाता है। कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे, आया क्या समझ में, है ना। दिस इज व्हाट दैट मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर इधर तक। अभी आगे और समझ में आ जाएगा कि बेंजीन कैसे मानी हमने, है ना। वैसे एक चीज आप ध्यान में रखना क्वेश्चंस करने के लिए हमेशा, कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का नंबर क्या रहेगा, 6 या उससे ज्यादा होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो कंपाउंड में बेंजीन रिंग होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ भी थी C6H6O, समझ आती है बात ये। तो इसलिए बेंजीन इज अ पॉसिबिलिटी, और वो अपन ने डिराइव भी कर लिया कि एक कार्बन, मतलब ये क्या है, इधर ऑक्साइन बन रहा था, इसका मतलब ये कीटोन होना चाहिए। कीटोन है तो मिथाइल कीटोन निश्चित है ना, क्योंकि हेलो फॉर्म दे रहा है, वो यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, अब वो मिथाइल कीटोन निश्चित हो गया, तो हम बोलेंगे CH3 और C डबल बॉन्ड O, इसमें 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बचा क्या, तो मिला 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो C6H5 इज नन अदर देन फिनाइल। ठीक है, तो इसलिए फिनाइल मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है, अब इसको ऑक्साइन बनाया, तो ये क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, तो इसके 2 ऑक्साइन्स बनेंगे, है ना। कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसके 2 ऑक्साइन्स में एक क्या बन जाएगा, जिसमें OH और मिथाइल एंटी पर हैं, और एक बन जाएगा जिसमें OH और फिनाइल एंटी पर होंगे। ठीक है, अब कौन सा D और कौन सा E ये अभी नहीं पता अपने को, ये आगे पता चलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे D और E इन दोनों में से मतलब इंटरचेंजेबली कोई से भी हो सकते हैं, ये D ये E, या ये D ये E, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्साइन बन गए।
ठीक है, डी और ई कौन सा ये अभी अपन आइडेंटिफाई करने वाले हैं आगे की इंफॉर्मेशन से, है ना। अब इस पर PCl5 डाला, तो PCl5 डालेंगे तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी बेकमन रीअरेंजमेंट, ठीक है। बेकमन रीअरेंजमेंट में डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल कहाँ चला जाएगा, N पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिनाइल कहाँ रह जाएगा, कार्बन पर ही, क्योंकि बेकमन रीअरेंजमेंट में OH के एंटी पोजीशन वाला अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है। तो इस वाले ऑक्साइन से क्या बनेगा, ये वाला सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। तो इस वाले ऑक्साइन में क्या था, pH वाज Nt2OH, तो यहाँ पर N पर कौन जाएगा, इट इज pH जाता है। समझ आ गई बात ये। तो इससे क्या बन जाएगा, ये वाला ऑक्साइन बनता है, आए ना समझ में। तो ये क्या बन गए, दो ऑक्साइन। अब इसमें ये भी नहीं पता है F और G बने, पर किससे कौन सा बना ये अभी नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता है, ठीक है। अब कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे अब इसका ये जो F था, F इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता था। F का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से पूरी गुत्थी सुलझेगी, ठीक है। तो अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एनिलीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो अब इसको हाइड्रोलाइज करें जब हम, है ना, ये क्या है, दिस इज अमाइड एंड दिस आल्सो इज अमाइड, ठीक है। अमाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, इस अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो वाटर ने यहाँ अटैक किया, ठीक है, यहाँ से बाहर कौन निकला, PHNH, वाटर का H उसको मिला तो क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया। समझ आ रही है बात है। तो हम बोलेंगे इस सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के हाइड्रोलिसिस पर PHNH2 बनता है, मतलब दैट इज व्हाट, एनिलीन। इसका मतलब ये वाला जो अमाइड है ये कौन सा हो जाएगा, इट इज F, ये हो गया F का स्ट्रक्चर, ठीक है। F यदि ये है, ठीक है, तो F किससे बन रहा था, हमने बोला E से बन रहा था कि E के ऊपर PCl5, तो पीएच जब नाइट्रोजन पर माइग्रेट करता है तो पीएच कब माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन पर जब OH और पीएच एंटी होंगे, तो ये हो जाएगा अपना E। समझ आ गई बात ये। अब ये F था और ये E था, तो अब ये क्या हो जाएगा, अपने आप D हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी चीज बच गई, अब ये अपने आप क्या हो जाएगा, दैट इज G हो जाता है। आई क्या पूरी बात समझ में, ठीक है। तो दिस अगेन वाज अ गुड क्वेश्चन टू एनालाइज। क्लियर हुआ अच्छे से ये, है ना। क्या बोला था हमने ना, अमाइड जो बना, एक अमाइड के हाइड्रोलिसिस पर एनिलीन बना, तो दो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बने थे, इसके हाइड्रोलिसिस पर एनिलीन बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और यदि ये F है तो ये अपने आप G हो जाएगा। अब F बना था किससे, E से, तो E क्या रहेगा, तो हमने बोला N पर pH, तो N पर pH कब जाता है, जब वो OH के एंटी पर होता है, इसलिए ये E हो जाएगा और ये D हो जाएगा। जमी के बाद अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाला है ना, ये क्या है, दिस इज अ कीटोन एंड दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। तो अल्डिहाइड है कीटोन की 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन पढ़ी अपन ने, क्या होती है, दैट इज स्टोर्ड इन अमीन सिंथेसिस, ठीक है। तो अब मैं बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट लिखूंगा ना, मैकेनिज्म अपन पढ़ी चुके क्लास में। स्टोर्ड इन अमीन सिंथेसिस में क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और कौन सा इट इज, ये वाला हाइड्रोजन निकलते हैं अल्टीमेटली वाटर बनकर, है ना। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, इट इज इसका, है ना, ये नाइट्रोजन, और इधर अल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन हटा तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आता है, ये पढ़ा था अपने सुबह क्लास में, ठीक है। तो जो कंपाउंड ए बनेगा ये क्या, इट इज इनामीन, इट इज इन और अमीन, बराबर बात, ठीक है। इनामीन के बारे में आपको मैकेनिज्म लिख के देखना हो तो आप देख सकते हो, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग मैकेनिज्म अगेन, ठीक है। आपको जैसा जब कर लेना, मैकेनिज्म क्लास में लिखा हुआ है अपन ने विद फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो इसकी और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, क्या बोला था अपन ने कि इनामीन की सारी रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें उसको न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करना है, उसमें इस कार्बन के थ्रू रिएक्शन करता है, तो इसके रेजोनेंस ये बना, इस कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी ज्यादा है। समझ आ गई बात ये। तो अब ये C नेगेटिव, बस अब आगे तो सरल हो गया, ये यहाँ तक पहुंचना और इसके आगे ये सोचना इज इंपॉर्टेंट, वो हालांकि अपन क्लास में पढ़ चुके थे, बट स्टिल, है ना, कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, बस सिंपल है, अल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये कार्बन है अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहाँ R आ गया, ठीक है।
ये एसिड क्लोराइड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन से RC डबल बॉन्ड O आ गया। समझ आ गई बात ये? ठीक है। इसके बाद फिर अल्डिहाइड या कीटोन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे इसने इस पर क्या कर दिया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हो गई। ये क्या है, CH2, O पे क्या आ गया, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, दिस इज B, दिस इज E एंड दिस इज G। आया क्या समझ में, है ना? अब आगे इसका B का, E का और G का क्या कर रहा है, दैट इज हाइड्रोलिसिस, जिनसे CH और H मिल रहे थे रिस्पेक्टिवली, और D सब में क्या था, दैट वाज कॉमन प्रोडक्ट। तो अब ये भी अपना पड़ा हुआ है ना? यहाँ पे क्या फंडा काम में आएगा, C डबल बॉन्ड N। तो C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस पे हमेशा क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O। और ये जो 2 डिग्री अमीन हमने ली थी यहाँ पर, है ना, एज द रिएक्टेंट, ये रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड N के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिला, C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O। ये जो O नेगेटिव है, HCO पॉजिटिव से H हो जाएगा CH2OH। यहाँ पे RCO वैसा का वैसे, इधर R वैसा का वैसा ही, सारी जगह पर क्या हो जाएगा, दिस रिएक्टेंट इट रीजनरेट, जिसको हमने क्या बोला था, दैट इज D। समझ आ गई बात? ये दिस अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में दे सकते हैं। मैंने आपको 3 जगह एप्लीकेशन बताया, तो इसी एक जगह आ जाएगा, इट इज कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन, है ना? तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको क्वेश्चन को भी मार्क करके लिखना है ना? ये वाला क्वेश्चन कि इनामीन में सारे रिएक्शन जहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा वो कार्बन के थ्रू होती है, रीजन अपन ने समझा था। क्लियर हो गया आपसे से? सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दैट स्टोर किनामीन सिंथेसिस, उससे बनने वाले प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। आ गई बात समझ में अच्छे से, है ना? तो इन क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज करना काफी अच्छे हैं ये।